वेलकम फ्रेंड्स, मैं नितेश मुंद्रा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हमारा थर्ड टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का, जो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, मतलब इंडिया में इसकी प्रैक्टिस कैसे हुई। अब ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये नेसेसरी है फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, बट ये सफिशिएंट नहीं है। अगर एक फेडरल स्ट्रक्चर को इंडिया में सक्सीड होना हो तो हमको नेचर ऑफ डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म को लाना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म को लाना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फेडरलिज्म हमारे इसका पार्ट रहे, हमारे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करे, हमारे डिजायर टू लिविंग टुगेदर को अकोमोडेट करे। अब ये कैसे हुआ, ये हमने कुछ तरीके से किया है, जैसे स्टेट को डिवाइड करके। लिंग्विस्टिक स्टेट ये हमारा पहला टॉपिक है कि हमने डाइवर्सिटी को कैसे अडॉप्ट किया, और जो हमारी एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज थी कि बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे रिलीजन यहाँ पे है, उसको कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन फेडरलिज्म के लिए हमने निकाला वो है लिंग्विस्टिक स्टेट के। अब मैं आपको इसके पहले 1947 का एक मैप दिखाना चाहूंगा। ये मैप है, इसमें आपको सिर्फ कश्मीर, पंजाब, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, आसाम, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट के नाम जो आज है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें महाराष्ट्र नहीं है, इसमें राजस्थान नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड नहीं है, राइट। तो हैदराबाद को अभी हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसमें आपको केरल नहीं दिखेगा, राइट। तो ये जो प्रोविंसेस है जो 1947 के जस्ट पार्टीशन के बाद में बने थे, इनमें और आज के इंडिया में बहुत फर्क है। देखिए 2006 का ये मैप है, आपको दिख रहा होगा। अभी ये मैप, और अगर आपके पास नई बुक होगी तो उसमें अपडेट हो गया होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के भी 2 पार्ट हो गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और जम्मू कश्मीर के भी 2 पार्ट हो गए, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस इसमें आप आगे भी देखोगे। बट देखिए कि जब क्रिएशन ऑफ स्टेट हुआ 1947 में, तो बहुत सारी स्टेट तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी, पर बहुत सारी स्टेट इसके बेसिस पे भी बनी कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की इथनिसिटी कैसी है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। तो जैसे आसाम बना तो पूरा एक माउंटेनस एरिया एक आसाम को दे दिया गया। बट जब नई बात अगर आप बोलेंगे कि नए स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ तो एक बात बहुत जोर उठाने लगी कि स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज बेसिस पे होना चाहिए। बिकॉज हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, या हर जगह की लैंग्वेज अलग है। एक प्रॉपर एरिया जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है उसको एक स्टेट मान लेना चाहिए, उससे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। पर दिक्कत एक थी कि बहुत लोग ये सोचते थे कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मुश्किल से एक 565 प्रिंसली स्टेट को मिला के कंट्री को बनाया है, अगर आप लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट गिराने लग जाओगे तो फिर से क्या होगी, कंट्री डिसइंटीग्रेट होने चालू हो जाएगी। मतलब सब अपने अपनी स्टेट का डिमांड कर देंगे। तो ये आइडिया बहुत लोगों को फेवरेबल नहीं लगा, तो भी ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया हमारे यहाँ पे, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। आज हमारे मैक्सिमम जो स्टेट है ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, और इसने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इजी किया है, और इसने हमको डिसइंटीग्रेट ना करते हुए हमको बहुत ज्यादा यूनाइट कर दिया है एज अ इंडिया। तो सेकेंड है लैंग्वेज पॉलिसी। आपको पता होगा कि इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज हमारे इंडिया में सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद 7.9% लोग तमिल बोलते हैं, 7.5% लोग मराठी बोलते हैं। तो और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जो अलग अलग स्टेट में बोली जाती है, इसलिए कोई भी एक एक लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनने दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये एक बात रखिएगी कि जो हाँ ऑफिशियल जो काम होता था, जो ऑफिशियल काम होता था वो हिंदी में और इंग्लिश में होता था। बट इसमें भी 1965 में इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने से मना कर दिया गया। बट
बहुत ऐसे स्टेट थे जैसे तमिलनाडु है, केरला है, नीचे के जो स्टेट है जहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती, उनको बहुत प्रॉब्लम जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे डॉक्यूमेंटेशन करने में हिंदी में। इसीलिए फिर से ये हुआ कि इंग्लिश में ऑफिशियल वर्क फिर से शुरू हुआ। बट श्रीलंका जैसा नहीं था, वहां पे तो एक दो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। बट हमारे यहाँ के लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाई, इसीलिए हमने हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में 21 लैंग्वेजेस में अभी भी काम काज चल रहा है। ठीक है। और एक बात इसमें समझनी पड़ेगी कि हाँ, इंग्लिश में जरूर कंटिन्यू हुआ है, बट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है उनके वहां के ऑफिशियल लैंग्वेज में चलता है। जैसे महाराष्ट्र का काम मराठी में चलता है, राइट। बट हमने हिंदी को प्रमोट करना जारी रखा, इंग्लिश का यूज करना भी जारी रखा। अब हमको देखना है, देखिए दो चीजें हमने देख ली, एक लिंग्विस्टिक स्टेट, एक हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, जिससे हम क्या हो रहा है, फेडरलिज्म को हमारे अंदर ला रहे हैं इंडिया में। तो एक स्टेट सेंट्रल रिलेशन, अब देखिए 1947 से लेके 1990 तक स्टेट सेंट्रल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। बिकॉज जो गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में होती थी वही गवर्नमेंट स्टेट में होती थी। तो कभी इनको भाई सेंटर का पावर कम है या स्टेट का पावर कम है, बिकॉज देखिए वहां पे स्टेट लेवल पे कुछ होता ही नहीं था, जो सेंटर से हो रहा है वो यहाँ पे हो जाता था, बिकॉज दोनों जगह पे गवर्नमेंट सेम हो। बट 1990 के बाद में जब रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई, उनकी गवर्नमेंट रीजन में आने लग गई, तब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बदल गया। कैसे बदला? अब सेंटर में कोई और पार्टी की सरकार रहती थी और स्टेट में कोई और पार्टी की सरकार रहती थी, और एक कोलिजन गवर्नमेंट का युग आ गया। मतलब यहाँ पे पहली बात, जो रिलेशन है वो स्ट्रेन तो होते थे अगर अलग अलग पार्टी के है, और बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकार यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की भी कोशिश की है। इवन हमारे यहाँ पे इमरजेंसी भी लगी है 1971 में। ठीक है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की कोशिश की, ये स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के अगेंस्ट था, तो भी ये हुआ। बट 1990 के बाद में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। कोई भी एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी ना स्टेट में ना सेंटर में आ पा रही थी पूरी मेजोरिटी में। तब बहुत सारे पार्टीज मिलके, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न लोग मिलके एक सरकार बनाते थे, जिसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ये एक ट्रेंड बन गया उसके बाद में, और ये हमारे यहाँ पे काफी हुआ है। जैसे एनडीए है, यूपीए है, ऐसे दो पार्ट हमारे इंडिया में अभी काम कर रहे हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट का एक नया युग आया, और इसमें क्या हुआ कि सेंटर में कुछ ना कुछ उनकी भागीदारी होने की वजह से स्टेट और सेंटर में फिर से एक आपको अच्छा रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा कोलिजन गवर्नमेंट की वजह से। और ये एक नया कल्चर आया पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है, इसको सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ऐसी अगर कोलिजन गवर्नमेंट रहती है तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना बहुत आसान नहीं रहता, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो देखिए फेडरल पावर शेयरिंग का मोर इफेक्टिव यूज आज हो रहा है, जो पहले सालों में हुआ था। बिकॉज आज रीजनल पार्टीज भी स्ट्रांग हो चुकी है, वो भी अपना कहीं ना कहीं स्टैंड रख सकती है, और अब स्टेट गवर्नमेंट को इतना अंडरमाइन नहीं किया जा सकता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो 1990 के बाद में ये एक बेहतर हमारे इंडिया में हुआ है। अब आपको एक यहाँ पे एक देखने को मिलेगा एक चार्ट जो मैं बता रहा हूँ। देखिए इतनी सारी लैंग्वेज है जो अलग अलग परसेंटेज वो बोली जाती है, हिंदी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने बताया, मराठी 7.5 है, और तेलुगु सबसे ज्यादा है 7.9। तो ये डाइवर्सिटी है। अगला पार्ट जो हमारा रहेगा, उसमें हम लास्ट टॉपिक हमारे ये फेडरलिज्म टॉपिक का देखेंगे, जो रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम देखेंगे कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन। मतलब हमारे यहाँ पे जो पंचायत है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बने हैं, ये 1992 के बाद, ये इसके पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बट यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन नहीं हो पाते थे। ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे और लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स कैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से प्रॉपर हुए 1992 के बाद में, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।
तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ नितेश मिश्रा, मास्टर सीबीएसई से। थैंक यू।